नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश शर्मा एक बार फिर से आपको आपके परिवार अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको टेस्ट सीरीज जो आपकी डेली होती है वो किसी आज टेक्निकल इशू की वजह से आज नहीं हो पाई है आपकी, वो डेली हो जाती है, आज नहीं हो पाई। अभिनव कुमार गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो आज जो इंडस मैंने आपको टॉपिक बताया था, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स कराया था, फंडामेंटल ड्यूटीज कराया था, ऐसे इन डेप्थ इन डिटेल मैं आपको हर एक टॉपिक लेके आता हूं आपका। तो वो टॉपिक जो होता है आपका, वो टॉपिक में आपको क्या करना है, जैसे आज आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कैसे हुआ, पूरा उसका क्या उसमें होता है, पूरा डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। ओके ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आप स्टार्ट करते हैं आपका। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर करें। बिल्कुल अविनाश जी की बातों पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल भी। ओके सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता और उसका नाम और सभ्यता से मतलब क्या होता है। जैसे बोलते हैं कि भारत की सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, सभ्यता से मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, सभ्यता से मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन से क्या मतलब होता है। एक जैसे अगर आप जैसे पॉलिटी में राज्य की डेफिनेशन पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, एक भूमि होती है, उस पे रहने वाली एक भूमि होती है, उस पे रहने वाली कुछ जनता होती है, और जो जनता उनको गवर्न करने के लिए, शासित करने के लिए एक सरकार होती है आपकी, और जो सरकार होती है वो आपकी सॉवरेन गवर्नमेंट होती है, आपकी संप्रभुता सरकार होती है। उसे पॉलिटी की भाषा में आपके क्या कहते हैं, राज्य। ठीक इसी प्रकार सभ्यता से मतलब जो होता है एक पर्टिकुलर भूमि पे, उस लैंड पे, पार्ट्स ऑफ लैंड पे, ये आपकी जमीनी टुकड़े पे रहने वाले व्यक्ति, उनका जो समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका रहने का, उनका खाने का, बिल्कुल देसी भाषा में बोलो, जीने का तरीका, रहने का तरीका, घूमने का तरीका, वो क्या कहलाती है, सभ्यता। पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब क्या कहलाती है आपका, ये सब कहलाती है आपकी सभ्यता। अब होता क्या है, अगर हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, अगर इतिहास का विभाजन की बात करें, तो इतिहास का विभाजन हम 3 तरीके से करते हैं। एक नंबर 1 पे आता है प्री हिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका प्रागैतिहासिक इतिहास। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक। नंबर 2 पे बात करते हैं, ये आपके एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं, आपके टॉपिक डिटेल में है, जहां पे आप एग्जाम में बैठोगे तो आप यहां से प्री और मेंस में दोनों में पॉइंट लिख सकते हो। जैसे पहले डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैसे, नंबर 1 प्री हिस्ट्री, नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री को आदि इतिहास। सेकंड नंबर पे तीसरे पे आता है हिस्टोरिकल एज। क्या आता है, हिस्टोरिकल एज। तो हिस्टोरिकल एज में आपका आता है, और क्लास के एंड में मैं आपको पूरा जितने भी टाइम टेबल होता है, जिस टाइम पे कैसे कौन सी क्लास चलती है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। और कंटिन्यू मेरे साथ लाइव बने रहना है, आपको टाइम टेबल बताया जाएगा पूरा अलग से कि कौन से टाइम पे कौन सी क्लास है, ठीक है। ओके, तो हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, यह आपकी क्या है, 3 हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। कैसे, इनका जो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, सोर्स के आधार पर आपका इतिहास का विभाजन होता है, अर्थात स्रोत के आधार पर आपको इतिहास को वर्गीकृत किया है। जैसे इतिहास क्या है, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री है क्या, तो आपके जो सोर्स है, जैसे आपके सोर्स में क्या होता है, सोर्स 2 तरीके के होते हैं। आपके स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी करें सर, हाँ बिल्कुल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बने रहना है, पर टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल में। अब मैं आपसे प्री प्रोटो की डेफिनेशन पूछूंगा अभी, और ध्यान से सुनना है। तो प्री प्रोटो हिस्टोरिकल एज,
तो सोर्स के आधार पर हमने हिस्ट्री का डिवीजन किया है। जैसे अगर आपको इमारतें मिल रही हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ाऊंगा, किताबी भाषा बिल्कुल छोड़िए, 1 मिनट। इमारतें, मंजिलें, घर, गुफाएं, ये सब होते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पुरातात्विक साक्ष्य। गुफाएं, पेंट, उसके बाद आपको पुस्तकें मिल रही है, उसके बाद क्या मिल रहा है, पुस्तकें मिल रही है, नॉवेल्स मिल रहे हैं वहां की, उसका जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, उनके ये सब मिल रहे। तो ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं लिटरेचर एविडेंस, साहित्यिक स्रोत बोलते हैं इसे। ओके, तो ठीक है। जब आपको केवल और केवल आपको प्री हिस्ट्री में क्या मिले, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले, कोई आपके पास रिटन एविडेंस ना हो, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य ना हो, उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास किसे बोलते हैं, जब आप पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हुई, जैसे इमारतें, गुफाएं, मंदिर, घर, ये तो हुई, साथ में रिटन एविडेंस भी हो। कौन सा एविडेंस हो, रिटन एविडेंस हो, यानी लिखित साक्ष्य हो, बट इसे रीड ना कर पाए, रीड नहीं कर सकते, यानी पढ़ नहीं सकते, उसे बोलते प्रोटो हिस्ट्री, उसे बोलते आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। सेकंड, हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में देखेंगे दोस्तों, ऐतिहासिक काल क्या है कि जब आपका क्या हो, रिटन एविडेंस भी हो और आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हो, ये दोनों प्रकार के हो, और रिटर्न को हम क्या कर सके, रीड भी कर सके, तो उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस, उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल। तो मैं केवल जितना मैंने समझाया यही से एक प्रश्न करता हूं, हमें प्री, प्रोटो, हिस्टोरिकल एज में से सबसे अच्छी जानकारी किस काल की मिलेगी, सबसे अच्छी जानकारी किस एज की मिलेगी, प्री हिस्ट्री की मिलेगी, प्रोटो की मिलेगी या हिस्टोरिकल एज की मिलेगी? बताइए लोग, बताइए दोस्तों, किसकी मिलेगी, प्री की मिलेगी, प्रोटो की मिलेगी, हिस्टोरिकल एज की मिलेगी? सबसे अच्छी जानकारी जो अभी लाइव देख रहा है मुझे बताइए, प्री की मिलेगी, प्रोटो की मिलेगी, हिस्टोरिकल एज की मिलेगी? इन तीनों, हिस्टोरिकल एज की। वेरी गुड गौरी दिवाकर, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्योंकि प्रोटो में आपको रिटन एविडेंस तो है, बट हम उसे क्या नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। और जब हम पढ़ नहीं सकते तो उसके बारे में हम क्या लगाएंगे, अंदाजा। हम क्या लगाएंगे, अंदाजा, यानी हम बस एक तरीके से बिल्कुल सिंपल भाषा में और देसी भाषा में बोलो तो तुक्का मारेंगे, साक्ष्य मतलब अंदाजा लगाएंगे ना, तुक्का मारेंगे ना, कंफर्म नहीं हो सकते। बट हिस्टोरिकल एज, विजय कुमार बिल्कुल सही आंसर दिया, हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज का क्यों, क्योंकि इसमें आपका रिटन एविडेंस है और आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्लस रिटन एविडेंस। तो सबसे अच्छे इतिहास की जानकारी कहां से मिलेगी आपको मिलेगी किसके, हिस्टोरिकल एज की। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें आता है इसमें प्री हिस्ट्री में क्या आता है आपका, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। प्री हिस्ट्री में क्या आता है, पुरापाषाण आता है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल, पाषाण में होता है पत्थर, तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब किस में आते हैं, प्री हिस्ट्री में। ओके, और प्रोटो में क्या आता है, प्रोटो में आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको रिटन एविडेंस तो मिला है, बट उस जो वहां की लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए प्रोटो को इसे क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री या इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आएगा, प्रोटो हिस्ट्री में। उसके बाद आपको पहली कहां से लिखित जानकारी मिली, वैदिक पीरियड से। तो वैदिक पीरियड से लेके और कल तक की बात, जो कल हुआ, जैसे संसद में कुछ होता है, पार्लियामेंट में कुछ होता है तो लिखा जाता है ना, या कुछ चीज आई आपके किसी ने अनाउंसमेंट किया, न्यूज़पेपर में आया ना, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, इतिहास। तो वैदिक हिस्ट्री से लेके, वैदिक एज से लेके और कल तक की सारी बात वो किस में आएगी आपकी, वो आएगी दोस्तों हिस्टोरिकल एज में। यहां तक आप मेरी बात से सहमत हो तो बताइए, यहां तक आप सब मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। डेफिनेटली अगर आप आज आपने ये बातें सुन ली ध्यान से, तो मैं बता रहा हूं आपको कभी नहीं भूलोगे कि प्री को किस में आता है, प्रोटो किस में आता है, हिस्टोरिकल किस में आता है। अगर दोस्तों स्पीड ज्यादा है तो मुझे बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है सर, क्लियर है ना, पक्का क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, मैं आप दोबारा एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस एज में आएगी, प्री में आएगी, प्रोटो में आएगी, हिस्टोरिकल एज में आएगी? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बताइए सभी लोग।
प्री में आएगी, प्रोटो में आएगी, हिस्टोरिकल एज में आएगी। उसके बाद बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो जो आज का चैप्टर है वो इंडस वैली, बिल्कुल गौरी दिवाकर ने बिल्कुल सही आंसर किया है प्रोटो हिस्ट्री में। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं एक बार विजय कुमार प्रोटो, भैया प्री में नहीं आएगी, अभिनव कुमार जी ध्यान से समझो, प्रोटो में आएगी। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, आप ध्यान से समझो। इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हो लिखित ना हो, पुरातात्विक साक्ष्य हो लिखित हो लेकिन पढ़ नहीं सकते। उसके बाद हिस्टोरिकल एज में पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, और हम क्या है पढ़ भी सकते हैं। इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। और जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री। तो वो उसमें क्यों? क्योंकि आपके पुरातात्विक साक्ष्य तो है वहां पे, बट वहां पे जो रिटन एविडेंस मिले उसे हम पढ़ नहीं सकते, जो वहां की स्क्रिप्ट मिली है उसे हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो किस में आती है? आदि ऐतिहासिक काल में। बिल्कुल, अब क्लियर हो गया ना? अब ये क्लियर हो गया तो प्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एज, ये तीनों क्लियर हो गया। प्री में आपका क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, आपके रिटन एविडेंस नहीं होते। प्रोटो में आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, रिटन एविडेंस होते हैं, बट रिटन एविडेंस को हम क्या नहीं कर पाते? रीड नहीं कर पाते। लास्ट में क्या होते हैं? हिस्टोरिकल एज होता है, इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी होते हैं, रिटन एविडेंस भी होते हैं, बट क्या करते हैं हम? रिटन एविडेंस को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? अच्छा, और गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? आपका हिस्टोरिकल एज। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, कतई आंधी काट रखी है नितिन सिंह जी, वाह कैसे बात। ओके, तो आते हैं आगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब तो क्लियर हो गया। अभिनव कुमार बीपीएससी कहां पे आता है बताइए? आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किस में आती है? प्री में, प्रोटो में या हिस्टोरिकल में? तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, नाम तो सभी को पता ही है, शिवांश शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आप। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है? नहीं, ऐसा चलो मान लेते हैं ये बात, क्योंकि 1921 से पहले तो यही सोचा जाता था। क्या? जब 1921 से पहले तो वैदिक पीरियड सोचा जाता था। बिल्कुल, प्रोटो हिस्ट्री तो सभ्यता से माना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अभी एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। पूरी यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व, कितनी आपकी 2500 बीसी, 2500 बीसी ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया के वेस्टर्न पार्ट में फैली हुई थी, जो वर्तमान में आपका पाकिस्तान और पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। अभी क्योंकि ये तो अभी बना है ना पाकिस्तान और पश्चिम भारत, तो ये वाला जो आपका हिस्सा था ये आपका 2500 बीसी के टाइम पे था, और ये आपका साउथ एशिया के, और ये आपके साउथ एशिया के पश्चिम भाग में था, और जो आपका पाकिस्तान ये आपका वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसके कंटेम्प्रेरी आपकी सिविलाइजेशन कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में किसे सबसे उन्नत थी? तो आप देखो, मैंने यहां पे क्या बताया? मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत और चीन की जो सभ्यता थी उनमें सबसे उन्नत कौन थी? भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन कौन सी सभ्यता है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन सभ्यता आपकी मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ओके, 1920 में 1920 में भारत पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है आपका, सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? 1921 में कौन थे? जॉन मार्शल ने 1921 में सिंधु घाटी नई सभ्यता की खोज की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता खोज किसने की? कब हुई? तो 1921 में हुई, 1921 में हुई। किसके द्वारा की गई?
आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं आपकी किसकी बात करते हैं, देखिए जैसे हम आज भी भारत एक सभ्यता है ना, तो ऐसे ही सभ्यता थी। जैसे भारत का एरिया पढ़ते कैसे, जैसे भारत है तो भारत का एरिया पढ़ते हैं ना कि भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी पढ़ते हैं 2933 किलोमीटर पढ़ते हैं ना, 2933 किलोमीटर, 3214 2933 किलोमीटर। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं एरिया, तो जो एरिया है वो कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया है भारत का। तो इस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी देख लेते हैं। जैसे भारत का देखते हैं सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या है, तो सबसे नॉर्थ पॉइंट भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा क्या है बताइए, यहां पे बताइए, इंदिरा कोल, नीचे क्या है इंदिरा बिंदु, इधर क्या है किबिथु, इधर क्या है गौर माता, इधर क्या है गौर माता, इधर क्या है किबिथु, ऐसे करके है ना, बिल्कुल अभिनव कुमार जी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे इसका भी पढ़ते हैं, किसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी देखते हैं कैसे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें, सॉरी ईस्टर्न पार्ट की बात करें, तो वह आपका पड़ता है आलमगीरपुर मेरठ में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। नदी कौन सी है यहाँ पे, हिंडन नदी आपकी है। अगर पश्चिम की बात करें सुतका गैंडोर, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है और उसके पास का डास्क रिवर, डास्क नदी आपकी पूर्वी, अगर ऐसे भी पूछ लेता है इंडिया का, नहीं ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का है गौरी बेटा, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। देखो इसमें पूछा गया, इसमें ऐसे प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी हिस्सा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी हिस्सा, उत्तरी दक्षिणी। तो जो पश्चिमी हिस्सा है वो आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के पास है, और जो पूर्वी जो आपका पश्चिमी है वो सुतका गैंडोर, इधर क्या होता है आपका पश्चिम होता है, इधर आपका पूर्वी होता है। फिर उत्तर में कहा है, उत्तर में आपका मांडा जम्मू कश्मीर में है और किस नदी के पास है, चिनाब नदी के पास है। फिर साउथ में क्या आपका अहमदाबाद है और ये गोदावरी नदी के पास है। तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक, जम्मू से लेके महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश से लेके आपका ये वाली शेप आपकी निकल के आती है। तो जो आपके ट्रायंगल की शेप निकल के आती है ये किसकी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगर साथ ही साथ एरिया की बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर की लगता है एरिया की यूनिट है दोस्तों। एरिया की यूनिट क्या है, एरिया की यूनिट किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है किलोमीटर, और एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ इंटू बर्थ, आपके किलोमीटर इंटू किलोमीटर बराबर क्या होता है किलोमीटर स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है, सभी को सेशन अच्छा लग रहा है ना, यहां तक बताइए किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना सभी को, समझ आ रहा है ना सभी को, कहां चले गए सभी लोग, बिल्कुल ओके अभिनव कुमार जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता, तो यह नाम इस सभ्यता का सिंधु व इसकी सहायक नदी के पास होने के कारण पड़ा, क्योंकि जहां पे इसकी खुदाई हुई थी यहां पे आपकी इंडस रिवर थी। कौन सी रिवर, जहां पे आपकी हड़प्पा सबसे पहले साइट्स मिली थी। ऐसे समझो जैसे आज भारत है, आज भारत है, ये सभ्यता कैसे है, आज भारत है और भारत का बिल्कुल जैसे इसका डिक्लाइन हुआ ऐसे हो गया, बाद में खोज चली, बाद में हमारी क्या खुदाई हुई, खुदाई के बाद इतनी बड़ी सभ्यता निकलेगी। सपोज करो सबसे पहले जो आपका जम्मू कश्मीर पाया, जम्मू कश्मीर मिला और जम्मू कश्मीर के पास आपकी सिंधु नदी है, तो नाम रख देते हैं सभ्यता का सिंधु सभ्यता। या सपोज करो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की या आपके हरियाणा की या आगरा की खोज हुई, वहां पे मिल गई यमुना, तो यमुना सभ्यता। हरिद्वार की खोज होती, वहां पे मिल जाती गंगा, नाम रख दे गंगा सभ्यता, तो क्या गंगा सभ्यता। तो ऐसे इसका नाम रखा ना, इसका नाम पड़ा हुआ किसके नाम पे, वहां की जो इसकी सहायक नदी थी इनके नाम पे इसका नाम पड़ा। सेकंड, सिंधु सरस्वती सभ्यता। बाद में पता चला कि इस सभ्यता का क्षेत्र सरस्वती नदी से भी संबंधित है। बाद में क्या पता चला कि इस नदी का जो संबंध है वो सरस्वती नदी से भी संबंधित है, तो इसे बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है,
हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया जो पहला स्थल था या पहली साइट थी उसका नाम क्या था, हड़प्पा। तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे आदि इतिहास काल भी कहा जाता है। आदि इतिहास काल क्यों कहा जाता है या प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से भी विद डायग्राम मैंने आपको बताया है। ये मैंने देखो बताया था आपको आदि इतिहास का मतलब क्या होता है, बताया था प्री प्रोटो हिस्टोरिकल एज। तो अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो पीछे जाके देख लेना बाद में। तो ये प्री प्रोटो इसे क्यों कहते हैं ये भी पता चल गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की समय काल को लेके बड़े इशू चलते हैं, सिंधु सभ्यता के समय काल को लेके बहुत इशू चलते हैं। तो इसके बारे में जो है अलग अलग मत है। तो जॉन मार्शल जो थे जिन्होंने की खोज की थी 1921 में, उनके हिसाब से 3250 से लेके 2750 3250 से लेके 2750 तक इसका क्या बताया है, टाइम पीरियड बताया है। 3250 से लेके 2750 तक इसका टाइम पीरियड बताया गया। ओके, आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है सभी को, साउंड आ रहा है? बिल्कुल। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि इसे पढ़ नहीं सकते, इसे नहीं पढ़ सकते अभिनव कुमार जी, इसे पढ़ नहीं सकते से मतलब ये नहीं है, मतलब ये है क्योंकि जो इसके यहाँ पे हमारे एविडेंस मिले, रिटन एविडेंस को नहीं पढ़ सकते। सभ्यता को थोड़ी पढ़ा जाता है, रिटन एविडेंस को नहीं पढ़ सकते। जो यहाँ पे रिटन एविडेंस मिले हैं क्योंकि हम उन्हें नहीं पढ़ पाते, इसलिए इसे क्या रखते हैं आपका प्रोटो हिस्ट्री में। लेकिन ये C14 एक कार्बन पद्धति होती है, इसके द्वारा हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो इसके हिसाब से 2350 से लेके 1750 तक का इसका टाइम पीरियड बताया गया है। और जो इसका डीपी अग्रवाल साहब थे 2350 से लेके 1750, न्यू एनसीईआरटी में भी 2350 से लेके 1750 बताया गया है। यहां तक सभी दोस्तों को क्लियर है? यहां तक सभी क्लियर है? आगे बढ़े। किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तुरंत बताइए, तुरंत मैं समझाऊंगा जब तक मैं यहां खड़ा हूं। देखो, जैसे हम भारत की सभ्यता को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत का स्ट्रक्चर जानेंगे, लंबाई चौड़ाई क्या है। ऐसे ही तो लंबाई चौड़ाई जान ली हमने, भारत का क्षेत्रफल जानते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल जानते हैं। उसके बाद लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल जानते हैं। सेकंड फिर क्या जानते हैं, यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है। जैसे आज सपोज करिए, आज एक बात बताइए, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, किसके अंतर्गत सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। तब हम क्या जानते हैं कि पहले भाई जिसके यहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं उसकी अर्थव्यवस्था जानो, उस देश की, तो इसलिए अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। उस देश की राजनीति व्यवस्था क्या वो जानो, इसलिए राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। उस देश में आपका सिस्टम क्या है, संस्कृति क्या है, इसलिए कल्चर पढ़ते हो। उस देश का इतिहास क्या रहा है, इसलिए इतिहास पढ़ते हो। नौकरी के बाद कोई पूछता है भैया सैलरी तब मिलेगी, पहले ये बता गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं अकबरा बनवाया था, किस अकबर ने जो आपका हुमायूं अकबरा बनवाया था किसके कहने पर बनवाया था, तो आप बताओगे सर गुलबदन बेगम के कहने पर बनवाया था, अब आपको सैलरी दी जाएगी। ऐसा कभी होता है? कोई पूछता है कि पहले बताए साइन 30 और कोस 30 का मान बता, तब जाके आपको आपके सीजीएल की सैलरी मिलेगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्यों होता है, उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया। तो जैसे हमने आपको इंडस वैली पढ़ रहे, तो भारत पढ़ते हैं तो अब उसका धर्म पढ़ते हैं, रिलीजन पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उसके धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। उस समय का धर्म कैसा था, किस आधार पर, कैसे कैसे हमने क्या समझा। टेराकोटा होता है वहां की पकी हुई मिट्टी की मूर्ति। तो टेराकोटा की लघु मूर्ति मतलब छोटी मूर्ति पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से क्या हुआ, महिला के गर्भ से एक पेट, महिला के गर्भ से एक उगते हुए पौधे को दर्शाया। महिला के गर्भ से एक उगते हुए पौधे को दर्शाया गया। तो जो महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया है, ये क्या दर्शाया है, यानी क्या शो कर रहा है, यानी आपने कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा को दिखा रहा है। तो यानी हम बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वर्शिप था वो आपका पूजा पाठ का तरीका था, हम कह सकते हैं वो नेचर वर्शिप था, प्रकृति की पूजा का था। यानी आपका जो रिलीजन था वो नेचर वर्शिप था। राम कुमार जी स्वागत है आपका। आज फिर राम कुमार जी एंट्री लेते हैं, एक्शन मारते हैं तुरंत। और ये वही राम कुमार है जो कहते हैं बाबा के लड्डू।
उसके बाद लघु मूर्ति महिला के गर्भ से, सेकंड यहाँ पे क्या मिला है, इसमें पॉइंट नहीं लिखा, मैं दूसरा बताता हूं। तो जो आपका यहाँ पे महिला के गर्भ से आपका क्या दिखाया गया, पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, तो आपका कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, नेचर वर्शिप, यानी आपका प्रकृति की पूजा दिखा रहा है। सेकंड बात, सेकंड देखिए यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी आपकी महिला की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो ये सोसाइटी जब आप देखोगे यहाँ पे क्या मिली है आपको, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। तो वो तो हम, अगर मातृ देवी की मूर्ति मिल रही तो हम जब समाज पढ़ेंगे तो हम समाज को कैसे बताएंगे कि ये मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये कैसा समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज है। बट हमें यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, धर्म पढ़ रहे हैं। तो जब हमें यहाँ पे क्या मिला, सेकंड हमें बहुत सारे बर्तनों पे, अगर आपने नेशनल म्यूजियम घूमने गए हो आप, तो वहां पे जो आपको क्या मिले, पोट्री मिले, पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन जैसे मान लेते हैं घड़ा है, जैसे मान लेते हैं घड़ा है, सुंदर नहीं बनाया, थोड़ा कोशिश करते हैं बनाने की। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे इस घड़े पे बाहर की साइड में छोटी छोटी पत्तियां दिखा रखी है, जैसे पीपल की पत्ती। तो आपने क्या देखा, पीपल की पत्ती जैसे हमारे यहाँ, तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो कुछ मिला नहीं, अंदाजा लगा रहे, तो अंदाजा किस आधार पे लगा रहे, उस आधार पे बताया जाएगा। ऐसा नहीं कुछ भी मुंह उठा के बोल देंगे, रीजन बताएंगे। तो जब हमें पत्ती मिल रही है तो हम बोलेंगे JSN, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम बताएंगे, हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे प्रकृति की पूजा हो रही, क्योंकि फूल पत्तियों को आप देखिए, आज जो आपके घड़े वगैरह आते हैं, आप उस पे देखा होगा, अपने जो रंगीन कलर आपके घड़े आते हैं, पोट्री आते हैं, उस पे भगवानों की मूर्ति, कृष्ण जी लेटे हो जाते हैं, राधा कृष्ण रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मूर्ति पूजन अभी हमारे यहाँ पे है। तो जब हमें पत्ती वगैरह मिलते हैं, यानी हमारे यहाँ पे क्या है, उस टाइम पे क्या था, नेचर वर्शिप था, प्रकृति की पूजा। सेकंड देख लेते हैं, हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे, वही मैंने बताया नेचर वर्शिप का है। भी पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे। डेफिनेटली इस पॉइंट से भी हमें यही पता चल रहा है कि जो ये लोग थे, ये किस प्रकार के लोग थे, ये आपके प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे। और देख, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे नेचर वर्शिप था, और भी चीज थी, देख लेते क्या। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल नेचर वर्शिप ही था, और भी चीजें थी, देखेंगे ऐसे। पुरुष देवता के रूप में मोहर पर एक मोहर मिली है, वहां पे क्या मिली है, एक मोहर मिली है, मोहर मिली, सील मिली है। तो जो सील मिली, मोहर मिली, यहां से यहाँ पे सीए पे असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा पता है आपको, कि मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है वो किस धातु की बनी हुई थी। उसने प्रश्न बच्चे गलत करके आगे कैसे, मेरा एक स्टूडेंट था, ऑफलाइन में पढ़ रहा था मुझसे, वो आगे कह रहा सर ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसने हिंदी में पढ़ा था कि सेल खड़ी मोहर, और उसने क्या कर दिया, उसने इंग्लिश में भी क्या कर दिया, सैटेलाइट कर ऐसे कर दिया। इसे बोलते हैं सेल खड़ी को सैटेलाइट बोलते हैं, हाँ सैटेलाइट नहीं बोलते, सेलाइट बोलते हैं। तो वो इंग्लिश में सेम टू सेम छाप दिया, उस वजह से उसका वो प्रश्न गलत हो गया। अब देखते हैं, पुरुष देवता के रूप में मोहर पर एक स्टेम मिली, मोहर मिली है, मोहर पर 3 सींग वाले, 3 श्रृंगी दिख रहा है ना आपके उसमें स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो 3 श्रृंगी चित्र, एक मोहर पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए, जो एक योग मुद्रा में बैठे हैं। यानी आपके किस पोस्चर में बैठे हैं, आपके मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हैं, योग मुद्रा में बैठे हैं, मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हैं। कौन, एक डायग्राम मिला है, एक मोहर मिली है, वो देख लेते हैं कैसी है आपकी। इस प्रकार की आपकी मोहर मिली है, ये आपके किसमें, ये देखो 3 सींग वाले आपके बैठे हैं, ये 3 सींग वाले, इनके पास कुछ यहाँ पे जानवर दिखाए गए हैं, जैसे ये गैंडा दिखाया गया है। ये पूरा अभी क्लियर नहीं हुआ इसमें, मतलब इस पे डायग्राम पे क्लियर नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ओरिजिनल डायग्राम दिखाने के चक्कर में इसी प्रकार का टूटा हुआ डायग्राम मिला था यहाँ से, और इसका एक पूरा भी मिला था। तो ये जो है आपका, ये पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। अब इसमें है क्या क्या देख लेते हैं। देवता के एक तरफ क्या है, हाथी, एक तरफ क्या है, बाघ है आपका, एक तरफ गैंडा है, तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र है। किसका, भैंसे का चित्र है। उनके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। लोगों ने, मतलब जो इतिहासकार ने इसे क्या कहा गया है,
इतिहासकार ने संज्ञा दी है, संज्ञा मतलब आपको इसका नाम दिया है, इस मूर्ति को पशुपति महादेव, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है इसकी जो कंपेयर की है वो आपकी किससे की है, वो पशुपतिनाथ की जो कंपेयर की है देव आदिदेव महादेव, या आपकी सिंपल भाषा में बोलो पशुपतिनाथ महादेव से इसकी कंपेयर की गई है। क्योंकि किस मुद्रा में बैठे हैं, ये मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हैं, ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहां तक सभी को क्लियर है दोस्तों? अच्छा लग रहा है सेशन? बताइए, समझ आ रहा है ना, इंटरेस्ट बन रहा है ना, एंजॉय कर रहे हैं ना सेशन का? सभी कमेंट करके बताइए इसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए सभी लोग। मैं जब तक पानी पी लेता हूं, गला सूख जाता है बोलते बोलते। ओके, अभिनव कुमार से अलग किसी को समझ में नहीं आया क्या? बाकी को अच्छा नहीं लगा क्या? इतने लोग लाइव देख रहे हैं अभी, दो को ही, बस दो को ही अच्छा लगा है, बाकी कहां गए? अच्छा, बाकी को अच्छा नहीं लग रहा शायद। ये नेट स्लो चल रहा है। ओके, विजय कुमार जी को भी अच्छा लगा है, बेस्ट। तो सिंधु घाटी यहां तक हो गया। एक सेकंड जस्ट अ वेट। गोली दिवाकर को भी अच्छा लगा, सभी को धन्यवाद, सभी को अच्छा लगा है, मतलब सभी को अच्छा लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें रिलीजन ही पढ़ रहे हैं। अनेक पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए, यानी हम कह सकते थे यहाँ पे जो हमें बहुत सारे सेक्स ऑर्गन मिले हैं, तो सेक्स ऑर्गन जो इमेज मिली है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये लिंग, जो आपके हड़प्पाई लोग थे, ये क्या क्या, ये आपको मातृ देवी यानी आपको नेचर वर्शिप भी थे, मूर्ति पूजा के रूप में यहाँ पे देवादिदेव को माना जा रहा था, और ये सेक्स ऑर्गन की जो इमेज मिली है, तो यहां से कह सकते हैं हड़प्पाई लोग लिंग पूजक भी थे। हड़प्पाई लोग कैसे थे? लिंग पूजक भी थे। लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग वृक्षों तथा किसकी पूजा करते थे? आपकी पशुओं की पूजा करते थे। तो इस पॉइंट से भी आपको क्या पता चल रहा है? नेचर ऑफ वर्शिप का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट हो ही गया। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पशु है, सबसे महत्वपूर्ण एनिमल है, वो आपका है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? यूनिकॉर्न राइनो नहीं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एक श्रृंगी गैंडे को बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, एक श्रृंगी गैंडा। इस एक सींग वाला गैंडा, तथा दूसरा जो महत्वपूर्ण पशु है वो आपका कुबड़ वाला सांड है। इसे क्या बोलते हैं? कुबड़ वाला सांड है। और नंबर एक पे जो आपका महत्वपूर्ण, जो आपका इंपोर्टेंट, जो आपका महत्वपूर्ण पशु रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रहा है? आपका एक श्रृंग वाला गैंडा, और दूसरा रहा है एक पशु कुबड़ वाला, जो दूसरा रहा है आपका वो कुबड़ वाला सांड। छोटू यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग छोटू यादव, गुड मॉर्निंग। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करें। भाई राम कुमार भैया, लव यू टू राम कुमार जी, आपको भी। तो सभी लोग प्लीज सेशन को ना शेयर करें, सभी लोग सेशन को शेयर करें, सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करें। उसके बाद अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए, ताबीज भी प्राप्त हुए। ताबीज से मतलब इस बात को क्या मान के चलेंगे, जब हमें ताबीज ठीक है, उसके यहां से क्या मिले आपको? ताबीज भी प्राप्त हुए। तो ये ताबीज प्राप्त हुए तो मतलब कहीं ना कहीं किसे मानते थे? जैसे आज हम मानते ना, नजर को मानते, जैसे हम धागे पहनते हैं, ये आपके क्या पहनते हैं? रत्न पहनते हैं, जेम्स वगैरह पहनते हैं ना। तो ये लोग आपको ताबीज वगैरह से मतलब क्या? ये आपकी जैसे आज हम क्या करते हैं? किसमें बिलीव करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में बिलीव करते हैं ना, कि हमने जैसे पाप कर दिया, हरिद्वार जाइए और हम नहाएंगे तो क्या हो जाएंगे? शुद्धिकरण हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस पे बिलीव करते हैं ना। तो ये ताबीज पे, यानी कहीं ना कहीं किस पे? आपका भूत प्रेत को किसी प्रकार की बोलते, मतलब इस शक्ति को क्या बोलते हैं? दूसरी शक्ति में भी बिलीव करते थे। तो इनके धर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। बाकी देख लेते हैं कुछ धर्म के बारे में और जानकारी है क्या।
तो इतने पॉइंट से, इतने जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इससे आपको क्या पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था, सभी को पता चल गया सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म किस प्रकार का था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है नगरीय योजना। नगरीय योजना, जैसे अगर हम भारत की सभ्यता पढ़ेंगे तो ये भी तो पढ़ेंगे कि यहाँ की नगर की बसावट कैसे है, उत्तर से दक्षिण तक कैसे है, ऊपर पूर्व से पश्चिम तक कैसे है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो कैसी है। तो अगर मैं पहली इंफॉर्मेशन बताऊं तो यह पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी? यह पहली नगरीय सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जाने जाते थे। यहाँ पे जो नगर का परियोजना, मतलब जो इनका नगर की बसावट थी वो इतने अच्छे लेवल की थी कि आज भी, मतलब जैसे इसमें आप इनकी खासियत अभी देखना, वो इतने अच्छे लेवल की थी कि वो अभी भी भारत में इतने अच्छे लेवल पे मौजूद नहीं है, ग्रामीण लेवल पे भी। और ये उस टाइम पे इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता बोला गया। क्यों? क्योंकि वो इतने अच्छे पैटर्न पे बनाई गई थी। देखते हैं जैसे क्या, दुर्ग, मतलब वहां पे दो तरह की था, एक ऊपर होता था, एक नीचे। तो ऊपर वाले को दुर्ग बोलते थे और नीचे वाले को जो बोलता था, नीचे सामान्य लोग रहते थे। तो दुर्ग से नीचे सामान्य ईंटों से निर्मित नगर होते थे। किससे होते थे? सामान्य ईंटों से निर्मित होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। जिनमें कैसे लोग? जनरल लोग, सामान्य लोग निवास करते थे। शिव कुमार, गुड मॉर्निंग सर। आपको भी गुड मॉर्निंग। और सनलाइट भी भेज दिया आपने। सनलाइट अब तो 11 बज के दोपहर होने वाली है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद। अच्छी वॉचिंग भी चल रही है। देखो अभी बहुत सारी ग्रोथ कर रहा है आपका परिवार, तो दबा के अगर आप शेयर करेंगे ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। ठीक है। छोटू यादव सर, मैं 4 लिए हैं, मैं जीनियस का चांद छोटू हूं, आप नहीं पहचान? नहीं, पहचान लिया मैंने, जीनियस का चांद छोटू, पहचान लिया मैंने आपको। नहीं, पहचान लिया मैंने आपको, रोने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ये प्यार तो मुझे दो यहाँ खींच के लाता है हर रोज। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। वो उसके बाद क्या करे, मतलब ये लाइक पहले वॉचिंग टाइम अच्छा रहेगा ना, तो एक कंटिन्यू एक वीडियो एक आईडी से पहले देखा करो, उसके बाद फिर लाइक वगैरह तो कोई बात नहीं, बाद में अच्छे हो जाएंगे, पर कंटिन्यू वॉचिंग अच्छी होनी चाहिए सभी लोग, क्योंकि साथ में लाइक के साथ साथ आपको सीखना भी है ना। 1 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटा सीखो, बहुत अच्छी चीजें। शालिनी सिंह गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या एक ध्यान देने योग्य बात, आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। कौन सी ग्रिड प्रणाली मौजूद थी? ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ग्रिड पैटर्न मैं आपको यहां पे दिखाता हूं बना के। ग्रिड पैटर्न आपका क्या होता है? जैसे ये आपका घर है, ऐसे इस तरीके से, फिर ये आपका घर बना हुआ है, फिर यहां पे आपके घर बने हुए हैं, फिर ये गली, इनके पीछे भी इस तरीके से घर बना हुआ है। ओके, ये बीच पीछे नाली निकाल दी गई है। मतलब इतने सुंदर तरीके से, जैसे आज का एग्जांपल लीजिए चंडीगढ़। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी आपको। आपके डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, यूपीपीसीएस का एक ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सभी पीडीएफ आज से आपकी कंटिन्यूअसली सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। पिछली क्लास की जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, मैं सॉरी मुझे पता नहीं, आप शायद कोई लाइव देख रहा होगा बच्चा, कल मुझे उसने मैसेज किया था, सर मैंने आपकी एमपीपीसीएस की सभी क्लासें देखी है अभी लगातार बैठ के, मुझे 5 की 5 टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहिए। तो मैं उसको 5 की 5 टेस्ट सीरीज की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए अगर वो अभी बच्चा सेशन में जुड़ा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं, और तो आज मैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सभी की पीडीएफ मिलेगी। बस आपको क्या क्या करना है, सेशन में लगातार बने रहना है और सीखना है, साथ साथ सीखना है और साथ साथ सेशन को शेयर लाइक ये भी करते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ग्रिड पैटर्न हो गया, जहां पर सड़कें आपको कहां पे काटती हैं? समकोण पर, और जो पैटर्न होता है मैंने आपको मकान का बना के दिखाया, इसे बोलते हैं आपका ग्रिड पैटर्न। इसे क्या बोलते हैं? आपका ग्रिड पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर खत्म करना है, ऐसे खत्म नहीं होगा लगभग, मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तो मैंने बता दिया। दूसरा लास्ट पॉइंट देखिए,
अन्न भंडारों या अन्नागार बोलते थे। अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। यानी अगर यहाँ की योजना की बात करें तो यहाँ जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी वितरण स्टोर बोलते हैं, तो अन्नागार की मतलब अन्न भंडारों के निर्माण की इस सभ्यता की एक विशेषता थी, एक स्पेशलाइजेशन था। यहाँ पे अन्न भंडार का निर्माण जो था हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक प्रमुख विशेषता थी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। आज आप देखिए गांव में देखो या शहर में, हर गली में नाली के ऊपर लड़ाई रहती है ना, कि भैया इसकी गंदगी मेरी नाली में आ गई, इसकी गंदगी इसकी नाली में रहती है ना। तो वहां की जो इतनी अच्छी सभ्यता होने के बाद भी डिक्लाइन क्यों हुआ, उसका कारण जब डिक्लाइन वाला पॉइंट पढ़ेंगे तब। पर मैं आपको बताता हूं, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जल निकासी प्रणाली इसकी सबसे अच्छी खासियत थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार स्वयं का था और आंगन होता था। हर छोटे बड़े घर में। आज तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, लोग अगर कार भी ले लेते, कार खड़ी करने की जगह गली में होती है। दिल्ली में देखिए कितना बुरा हाल है, ठीक है। आंगन स्नानागार तो सबके घर में होता है, आंगन जैसी चीज तो बच्चों को पता भी नहीं होती कि आंगन होता है। जो गांव में रहता है उनकी बात तो अलग है, जो शहरों में रहता है उन्हें आंगन जैसी चीज नहीं पता होती कि आंगन भी कुछ होता है। बालकनी, बस बालकनी जानते हैं, वो जो 2 फीट की होती है, जो जाली खड़ी हो जाते हैं कमरे के बाहर आके। आंगन जैसी चीज किसी को नहीं पता है। आगे बढ़ते। कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। देखो, एक कालीबंगा एक्सेप्शन है इसके लिए, बाकी हर जगह घरों में कुएं भी पाए जाते, स्नानागार भी पाया जाता था, आंगन भी पाया जाता था। और जो नाली होती थी वो आपकी घरों की नाली होती थी, मेन नाली, वो जो घरों की नाली होती थी वो मेन नाली से पिछली साइड से कनेक्ट होती थी। इतनी खासियत थी। यस सर, अभिनव कुमार जी बहुत हंस रहे हैं, क्या चक्कर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद कुछ स्थान जैसे लोथल, धोलावीरा संपूर्ण विन्यास मजबूत नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित किया गया था। जैसे अगर बात करें, जैसे लोथल और धोलावीरा में क्या था, जो इनका विन्यास था, मतलब बंटवारा था नगरों में, आपस में क्या है, नगर दीवारों द्वारा ऐसे किया गया था। मतलब ऐसे नगर है तो इनके चारों ओर एक मुख्य दीवार से इनके क्या गया था, विभाजित किया गया था। ये इतनी अच्छी खासियत किसकी है? ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। आगे हमने क्या पढ़ा? हमने रिलीजन पढ़ लिया और नगर पढ़ लिया, आपका वहां का धर्म पढ़ लिया और नगर पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वहां की कृषि, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर देख लेते हैं कैसी है। तो हड़प्पाई लोग मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे। जो उनके खेत, प्लावन मतलब जोतने वाले मैदान थे, खेत थे, वो किसके थे? पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। जो वो पास में स्थित थे और वो किसका उत्पादन करते थे? अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। ये किसके आधार पे? ये एविडेंस मिले। इन एविडेंस को किस कैटेगरी में डालेंगे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एग्रीकल्चर, हाँ जी से बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ये सब घास पे उत्पादन क्या होता था? किस किस का? जौ, गेहूं, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले, जबकि यहां चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बड़े दुर्लभ मिलते थे। अगर गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले, जबकि यह चावल के प्रयोग के संकेत दुर्लभ मिले। यानी अगर गुजरात की स्पेशल बात करें, यहां पे जो है बाजरे का उत्पादन ज्यादा मिला है और चावल का संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत कम मिला है। चावल जो है गुजरात वाले एरिया में बहुत कम इसका क्या मिला है, मतलब इसके एविडेंस मिले। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रारंभ मिलते हैं।
अगर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपके जो कपास के यानी कॉटन को जो एविडेंस मिलते हैं, कॉटन एग्रीकल्चर के जो एविडेंस मिलते हैं, वो सबसे पहले कहां मिलते हैं? वो आपके दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। अभी जो मेरे साथ बच्चा लाइव बना हुआ है, सभी जो लाइव बने सब अपने क्या करें, नाम बताइए मुझे, सभी अपने लोग नाम बताइए। ये सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, सभी लोग अपने अपने कमेंट करके, किसी प्रकार की कमेंट करके मुझे पता चले कि मेरे साथ कौन है। शिव कुमार, छोटू, अभिनव, विजय, शालिनी, छोटू, बाकी कौन कौन है मेरे साथ, सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे अभी लोग, और कैसा लग रहा है ये भी बताइए साथ साथ। और अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हो ये भी बताइए। जैसे मैंने 2 टॉपिक आपके कराए इसमें, जो आपकी मैराथन क्लास है उसे छोड़िए, अब मैंने क्या कराया है आपको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी कराई है। साथ ही साथ मैंने क्या कराया आपको, बिल्कुल ये आपको जो फैक्ट बता रहे हैं, आपको एनसीईआरटी वाला फैक्ट बता रहे हैं। सेकंड, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन करा दिया। अगर ये आज पूरा नहीं हो तो कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। अगली क्लास जैसे फिर मेरी एक लगातार 2-2 घंटे की भी क्लास है इस प्रकार के टॉपिक वाली। तो आप कौन सा टॉपिक चाहते हो? जो आपका यूपी स्पेशल की क्लास अलग से आएगी, यूपी स्पेशल से अलग। जीएस में कौन सा टॉपिक आप चाहते हो जो आपको लगता है कि हार्ड है, मैं उसे आसान भाषा में यहां समझाऊंगा। मुझे एक ने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मैंने डाल रखे लिस्ट में, उसके अलग। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आता मैं जल्दी आपके सामने। मॉडर्न हिस्ट्री सब ओके। बस इस प्रकार के आप टॉपिक का नाम बताते रहना, मैं उसी प्रकार के आपके यहां टॉपिक लाता रहूंगा। एग्रीकल्चर में आगे पढ़ते हैं। वास्तविक आगे एक पेन ले लेते हैं। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाता है। ये आपका वैसा पॉइंट है, इधर समझिए पहले। मोहर यानी सील और टेराकोटा की मूर्ति पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातत्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जब देखो, आप एक बात बताइए, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, ट्रैक्टर के खिलौने आते हैं, ट्रेन के खिलौने आते हैं, मेट्रो के खिलौने आते हैं, प्लेन के खिलौने आते हैं, कोई ऐसा खिलौने आता है जिसमें 10-15 मुंह लग जाए और 20-25 हाथ लग जाए, 50-60 पैर लग जाए? नहीं आते ना। टाइम टेबल के अनुसार सिलेबस चैप्टर वाइज, टाइम टेबल के अनुसार सिलेबस चैप्टर वाइज। मैं भी थोड़ी देर बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, ये 60 टॉपिक अलग है। टाइम टेबल मैं अभी आपको दिखा देता हूं, इसके बाद 2 मिनट रुके, फिर टाइम टेबल आपको दिखा देता हूं और फिर वहां से क्लिप काट के अलग भी मैं आपके डलवा दूंगा। ठीक है, सभी लोगों को बने रहना है। मैं अभी एक एग्रीकल्चर से कल स्टार्ट करा दूंगा यहीं से। अभी टाइम टेबल क्योंकि बहुत इशू चल रहा है, आपको पता चल जाएगी आपकी कौन सी क्लास, कौन से टीचर किस टाइम पे लेंगे। मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, नहीं इसमें ब्लर आ रहा है, वही जो मैंने इंडियंस ने लिखा है, हम भारत के लोग लिखा है। अमन कोहली जी, इंडियंस नहीं लिखा है हमारे संविधान, हमारे प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग लिखा है। ठीक है, एक सेकंड।
ओके, टाइम टेबल क्या पूरा मैं आपको बता देता हूं। आपका टाइम टेबल अभ्यास करो में कौन सा किस टाइम पे होगा, किस सब्जेक्ट का किस पे है, और हमने किसको टारगेट एग्जाम को टारगेट नहीं, पहले टारगेट रखा गया, इस डेट तक हम टारगेट आपका फिनिश कर देंगे, उसके बाद क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज आपको जैसे चलेगी। तो सुबह यूपी पीसीएस की जो आपकी क्लास चलेगी, यूपी पीसीएस की आपकी टेस्ट सीरीज की क्लास चलती है, वो 8:30 बजे से लेके 9:30 तक उसमें डेली जीएस का एक टेस्ट होता है। ये आपका मंडे से लेके संडे तक, यानी टोटल बोले तो आपका डेली ये क्लास चलेगी। डेली क्लास चलती है 8:30 से 9:30। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 8:30 से 9:30 यूपी पीसीएस की क्लास है। फिर 9:45 से 10:45 इसमें जो जीएस सिवांत लिखा है, तीनों में मैंने जो अभी पढ़ा रहा था, ये जो जीएस सिवांत लिखा है यहाँ पे, ये पहले वाली क्लास को छोड़ो 9:45 से 11 से 12 के बीच में, इसमें मैं आपको 60 टॉपिक कराऊंगा जो तीनों एग्जाम में फिट बैठेंगे, जो तीनों एग्जाम में डिटेल वाले। यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, बाकी जो इसकी हिंदी है यूपी आरओ की वो अलग है, ये यूपीएसआई के, ये यूपी का बैच है पूरा। आप 8:30 से लेके 12 तक यूपी का बैच है। जैसे आज निर्भय सर की मैथ्स की क्लास है, कल भी मैथ्स की क्लास रहेगी, और फिर रीजनिंग की क्लास रहेगी। तो ये आपका यूपी का पूरा टाइम टेबल है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसे आज ग्रुप में भी डाल देता हूं। ये आपका यूपी का एग्जाम का टाइम टेबल है। सेकंड इसे देखते हैं। इसके बाद ये आपका फिर आपका जो टाइम होता है, हर क्लास में 15 मिनट का गैप है, 12:15 से आपका ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रुप डी में जैसे आपके ग्रुप डी में कौन कौन टीचर है, तो ग्रुप डी में आपकी जैसे 12:15 से 1:15 और 1:30 से 2:30, इसमें मंडे वाले दिन मधुलिका मैम आपको जीएस कराएगी। फिर रीजनिंग आपको ट्यूसडे वाले दिन रीजनिंग मैथ, वेडनेसडे को जीएस होगी, फिर रीजनिंग मैथ्स होगा, फिर मैथ्स और जीएस होगी, फिर रीजनिंग और जीएस होगी, फिर मैथ्स और जीएस। इस एग्जाम को हमने 15 अप्रैल का टारगेट किया है, तो 15 अप्रैल को इसका टारगेट किया गया है। ठीक है सर, 15 अप्रैल को ये आपका ग्रुप डी का टाइम टेबल है। उसके बाद टाइम टेबल बता देते हैं सीएचएसएल का। सीएचएसएल का टाइम टेबल है और सब के लिए सब टीचर्स के नाम लिखे हैं, उसी दिन उस टीचर की क्लास होगी। फिर आपके जीएस मधुलिका मैम है, गुलशन सर है, सावन सर है, गुलशन सर है, ये सावन सर, और रीजनिंग के गुलशन सावन प्रकाश सर है, और ये गुलशन सर सावन सर, ये आपके मास्टर ये आपके मास्टर रजत से है, ये खतरनाक टीचर है बहुत ज्यादा, रजत सर, ये आपके मास्टर रजत जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। यह आपका एमपी पीसीएस और एमपी कांस्टेबल का 5:15 से लेके 7:30 तक का जो टाइम है वो आपका एमपी कांस्टेबल का है। इसके साथ खुशखबरी ये भी, जिसने एमपी कांस्टेबल डाल रखा उसका टाइम बढ़ गया है। तो इसमें सावंत सर, कंप्यूटर के टीचर का भी नाम नहीं पता है, बता दूंगा मैं जल्दी, शिवांत और सावंत सर मैथ्स वाले आपके, ये मैथ्स वाले जो है ये भी आपके गुलशन सर है, यहाँ पे भी गुलशन सर है और सावंत सर है, गुलशन सर है, और एमपी स्पेशल के भी टीचर आपके, एक एमपी स्पेशल के आपके जो टीचर है ये आपके कौन रहेंगे, ये आपके प्रकाश सर है। बाकी एमपी पीसीएस में मैं भी आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, प्रकाश सर कराएंगे, और ये आपके गुलशन सर। तो किसी भी प्रकार के अब आपको टाइम टेबल को लेके मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत रही होगी, शायद मैं सही बोल रहा हूं। तो सभी प्रकार की सभी को टाइम टेबल मिल गया है, सभी बताइए किसी प्रकार का टाइम टेबल आपको दिक्कत तो नहीं है। मैं अभी ग्रुप में से 10 मिनट में आपको, जिसे बाकी जो ग्रुप से नहीं जुड़े वो ग्रुप से जुड़ जाइए। अभी मैं इसके सबके क्लिप मैं आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे इनके सबके ग्रुप चले जाएंगे। ठीक है, इनकी फोटोज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ठीक है, अभी 5 से 10 मिनट बाद आपको फिर से अगली क्लास आपकी मैथ्स की स्टार्ट होगी, निर्भय सर लेंगे। तो जब तक बने रहे, और अभी फिर से आपका लाइव आता है 5 से 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट के बाद। तो अभी सभी को क्या है, एक सेकेंड, तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मिल गया सर, मिल गया ना, मिल गया सर, ओके। तो अभी के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर। तो सभी को सेशन जैसा लगे तो कमेंट करके प्लीज सभी को बताना। तो अभी सब ठीक है, ओके, ठीक है, अभी के लिए सभी को ओके, ओके, सभी को किसी को कोई दिक्कत, सेशन को अभी बढ़ाया जाए थोड़ी देर के लिए, ओके, सभी को बाय।